अध्याय 2 वित्त अधिनियम संशोधन विधेयक। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, बम्बई नगर। अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया विधेयक मेरे ख्याल से मुख्यतः 3 प्रावधान करना चाहता है। पहला प्रावधान संपत्ति कर को प्रथम शुल्क बनाने, दूसरा प्रावधान संपत्ति कर न अदा करने पर जुर्माने के संबंध में है और तीसरा प्रावधान जुर्माने को पूर्व प्रभावी रूप से लागू करने से संबंधित है। सबसे पहले तो मैं यह बता दूं कि मैं माननीय वित्त मंत्री को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने स्वयं ही अपने भाषण में कहा है कि वह पूर्व प्रभावी जुर्माने वाली धारा को वापस लेने के उद्देश्य से इस विधेयक में संशोधन करने के लिए तैयार हैं। इतना तक तो ठीक है। यह सब होते हुए भी मेरे लिए इस मुद्दे से दूसरे मुद्दे पर बिना आश्चर्य प्रकट किया जाना मुमकिन नहीं है कि जिस सरकार में 5 नामी ग्रामी वकील मौजूद हो, उसने शुरू में ही ऐसा विधेयक लाना ठीक समझा जिसमें पूर्व प्रभावी जुर्माने का प्रावधान है। यह वाकई बहुत खराब बात है। यह विधेयक इस रूप में नहीं लाया जाना चाहिए था। बहरहाल अब मैं इस विधेयक के बाकी 2 प्रावधानों की ओर आता हूँ। यथा क्या संपत्ति कर को प्रथम शुल्क बनाना चाहिए और उसे अदा न करने पर जुर्माना लगाना चाहिए। मैं पहले जुर्माने से संबंधित दूसरे प्रावधान पर आता हूँ। मेरे विचार से इस विधेयक से संबंधित 1-2 बातों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना मेरे लिए उपयुक्त होगा। मेरे काबिल दोस्त ने शायद इस पर ठीक से ध्यान नहीं दिया है, लेकिन उन्हें मालूम होगा कि नगर पालिका अधिनियम में भी संपत्ति कर न देने पर जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है। बम्बई नगर पालिका अधिनियम की धारा 200 में प्रावधान है कि जैसे ही कर का निर्धारण हो जाता है, वैसे ही बिल उस अभिधारक को दे दिया जाएगा जिसे उसका भुगतान करना है। इसके बाद धारा 202 के अनुसार पैसे बिल की अदायगी उसकी प्राप्ति के दिन से अगले 15 दिन के अंदर करनी होगी। तत्पश्चात धारा 203 में प्रावधान है कि अगर बिल की अदायगी 15 दिन के भीतर नहीं होती है तो फौरन ही दावे की अधिसूचना भेजी जाएगी और अगर यह अधिसूचना भेजे जाने पर भी बिल की अदायगी नहीं होती है तो नगर पालिका को अधिकार प्राप्त होगा कि वह इस रकम की वसूली कर सके। दूसरी व्यक्ति से संपत्ति कर की वसूली करने के लिए नगर पालिका को समर्थ बनाने के उद्देश्य से नगर पालिका अधिनियम में 2 प्रावधान है। पहला है उस व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की करवाना और दूसरा तरीका है नगर पालिका ऐसे व्यक्ति के खिलाफ कचहरी में बाकायदा दावा दायर करे। लेकिन जहां तक जुर्माने का सवाल है, नगर पालिका अधिनियम के अंतर्गत इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। रही बात दूसरी वित्तीय कार्रवाइयों की, तो इसके लिए मैं आयकर अधिनियम के एक प्रावधान की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मेरे माननीय मित्र ने जरूर गौर फरमाया होगा कि आयकर अधिनियम के अंतर्गत दोषी व्यक्तियों के लिए एक तरह के जुर्माने की व्यवस्था है। यह व्यवस्था अधिनियम की धारा 45 के तहत है। यह बहुत बड़ी धारा है और मैं इस समूची धारा के विस्तार में नहीं जाना चाहता। इस धारा का सार यह है कि इसमें लगातार बकाया रकम से निपटने के लिए एक योजना दी गई है। इस योजना के अनुसार यदि कोई व्यक्ति बकाया रकम की अदायगी 1 दिन के बाद करता है तो उसे कुछ जुर्माना देना होगा और 2 दिन की बकाया रकम की अदायगी करने पर उसे ज्यादा जुर्माना देना होगा। यानी कि क्रमिक
जुर्माना अधिकतम जुर्माने की रकम जो तय की है वह कर की रकम जितनी है इस धारा के हिसाब से लगातार बकाया रकम की अदायगी के लिए सतत जुर्माना नहीं है। अब मैं बम्बई भू राजस्व संहिता पर आता हूँ। जुर्माने का जिक्र धारा 148 में किया गया है। इस जुर्माने की व्यवस्था महज इतनी भर है कि अगर कोई व्यक्ति कर देने के मामले में विफल रहता है, कहने का आशय यह है कि अगर वह अपनी किस्त समय पर नहीं दे पाता है तो कलेक्टर या तो जुर्माना लगाएगा या बकाया रकम पर ब्याज। नियमों के अनुसार केवल एक अधिकृत सरकार है जो इस संबंध में नियम बना सकती है। बम्बई सरकार द्वारा भू राजस्व संहिता के तहत बताए गए कानूनों का अध्ययन करने के बाद मैं यह पाता हूँ कि सरकार ने जुर्माना लगाने या ब्याज वसूलने के बारे में कोई नियम नहीं बनाया है। दावे की अधिसूचना में सरसरी तौर पर उल्लेख किया गया है कि जुर्माने की अधिकतम सीमा बकाया रकम के 1/4 हिस्से से अधिक नहीं होगी। महोदय, मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ कि जुर्माने का सिद्धांत नया है, परंतु निसंदेह यह कई वित्तीय प्रावधानों में देखने को मिलता है। अब हमारे सामने विचाराधीन प्रश्न यह है कि जुर्माना किस ढंग से लगाया जाए और इसकी अधिकतम सीमा क्या हो। इस विधेयक के बाकी प्रावधानों के बारे में माननीय मंत्री महोदय ने हमें बताया है कि यह केवल परिणति है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रावधान सबसे ज्यादा विवादास्पद हैं। इस विधेयक में अगर कोई प्रावधान है जिसके कारण मैं इसका विरोध करता हूं तो वह वास्तव में धारा 24 का है, जिसे मेरे माननीय मित्र प्रस्तुत करना चाहते हैं। सबसे पहले मैं इस मुद्दे पर आता हूं कि यह विधेयक केवल परिणति है। क्या यह केवल परिणति है या यह सर्वाधिक क्रांतिकारी है? माननीय श्री A.B. लाठे, मैंने कभी नहीं कहा कि यह परिणति है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, मैं अपने शब्द वापस लेता हूँ। माननीय A.V. लाठे, मैंने कहा था कि यह प्रावधान को स्पष्ट करने के लिए है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, इसमें संदेह नहीं है कि स्थिति को स्पष्ट करने के लिए मंत्री महोदय ने बम्बई नगर पालिका को मुद्दा बनाया है। हमारी स्थिति अब क्या है? स्थिति यह है कि क्या बम्बई नगर पालिका को देय शहरी संपत्ति का प्रथम शुल्क होना चाहिए या नहीं। आपको शायद याद होगा कि फरवरी में जब इस विधेयक पर पहली बार चर्चा हुई थी तब इसकी इस आधार पर आलोचना की गई थी कि सरकार शहरी संपत्ति पर कर डालकर नगर पालिका के अधिकार क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रही है, जबकि यह अधिकार नगर पालिका को आम सहमति और परंपरागत रूप से प्राप्त है। सरकारी पक्ष में कई माननीय सदस्यों, विशेष रूप से मेरे माननीय मित्र श्री जमुना दास मेहता ने इस विधेयक की इस बात पर आलोचना की थी कि नगर पालिका के कर वसूली के अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण करके सरकार ने नगर पालिका को पंगु बना दिया है। यह आलोचना का एक मुद्दा है। आलोचना का दूसरा मुद्दा यह है कि सरकार ने बम्बई नगर पालिका को इन करों की वसूली करने वाला एजेंट बनाकर बहुत ही गलत काम किया है। एक सुझाव यह दिया गया था कि जिस प्रकार केंद्रीय सरकार अपने द्वारा लगाए गए करों को वसूल करने के लिए अपनी ही मशीनरी का उपयोग करती है, जैसे उत्पाद शुल्क, आयकर, नमक पर कर, उसी प्रकार बम्बई सरकार को भी यह कर अपनी ही एजेंसियों द्वारा वसूलना चाहिए। मेरे माननीय मित्र ने इस स्थापित सिद्धांत और कुशल पद्धति से हटकर इस कर की वसूली के लिए नगर पालिका की मुश्किल इतनी नहीं
बढ़ाई जितनी की वह अब बढ़ा रहे हैं। उस वक्त उन्हें यह कहने का साहस नहीं था कि बम्बई सरकार की ओर से नगर पालिका द्वारा वसूल किया गया शहरी संपत्ति कर प्रथम शुल्क होगा। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। मैं इस समूचे विधेयक को पढ़ गया हूँ, लेकिन मुझे उपर्युक्त प्रावधान कहीं नहीं दिखाई दिया, इसलिए मेरा दावा है कि यह एक नया मुद्दा है। अब इस विधेयक के पेश होने से पहले क्या स्थिति थी? अगर हम बम्बई नगर पालिका अधिनियम की धारा 212 को देखें तो पता चलेगा कि स्थिति यह थी। इस धारा के अनुसार बम्बई नगर में स्थित संपत्ति पर प्रथम शुल्क भू राजस्व था, जो कि नगर पालिका के अधीन है। भू राजस्व के बाद प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहला दावा नगर पालिका का था। उस वक्त यह स्थिति थी। अब क्या स्थिति होने वाली है? अब स्थिति ऐसी होने वाली है, भू राजस्व प्रथम प्रवार होगा और सरकार को देय शहरी संपत्ति कर अब द्वितीय प्रभार होगा तथा नगर पालिका, जिसका संपत्ति कर में पूर्ण हक है, सबसे बाद में आती है। महोदय, बम्बई नगर पालिका के लिए, जिसे 13 लाख नागरिकों के कल्याण का दायित्व निभाना है, ऐसी व्यवस्था कहाँ तक वांछनीय है? क्या ऐसे विधेयक को पास करना सही होगा जो नगर पालिका के हित और दावे को सबसे अंत में रखता है? मेरे माननीय मित्र इस संपत्ति कर को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। जैसा कि उन्होंने स्वयं ही अपनी आरंभिक टिप्पणी में कहा था, इस कदम का जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है। माननीय श्री एवी लाठे, मैंने कहा था कि सरकार का एक वर्ग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर मेरे लिए इतना ही काफी है। उन्होंने कहा था कि इस कदम का विरोध हो रहा है। अगर इस कदम का विरोध है तो यह विरोध किस रूप में है, हमें यह समझना चाहिए। मैं नहीं समझता कि मैं कोई झूठा वक्तव्य दे रहा हूँ या ऐसी कोई बात कह रहा हूँ जो कि माननीय राजस्व मंत्री की जानकारी में नहीं है, और वह वक्तव्य है विपक्ष के नेता मेरे माननीय मित्र भी मेरी बात की पुष्टि करेंगे कि जमींदारों का एक छोटा वर्ग और समूची मुसलमान बिरादरी इस विधेयक का विरोध कर रही है। इस बात में तनिक भी अतिशयोक्ति नहीं है। गलत है या सही, वे विरोध कर रहे हैं। इस समय मैं इसकी जांच करना नहीं चाहता, लिहाजा यह सिर्फ किसी एक अड़ियल व्यक्ति का मामला नहीं है जो कर की अदायगी करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि पूरी एक बिरादरी इसका विरोध कर रही है। अब महोदय, इस पर गौर फरमाया जाए कि इस विधेयक का क्या नतीजा होने वाला है। स्थिति कुछ ऐसी है, नगर पालिका को कहा गया है कि वह अपने द्वारा लगाए गए संपत्ति कर और बम्बई सरकार द्वारा लगाए गए कर दोनों की वसूली करे। मेरे माननीय मित्र मुझसे सहमत नहीं होंगे यदि मैं कहूं कि वह एक डाकू की तरह उस धन पर झपटने को तत्पर है जो नगर पालिका ने इकट्ठा किया है, और वह भी इस बात का ध्यान किए बिना कि यह धन नगर पालिका द्वारा उनके लिए इकट्ठा किया गया है या स्वयं अपने ही लिए। जैसे ही वह देखते हैं कि नगर पालिका की बैंक में जमा राशि बढ़ गई है, वह बैंक को वारंट जारी कर देते हैं। इस क्रम में वह यह भी नहीं देखते कि नगर पालिका की देनदारी कितनी है। नगर पालिका